राजस्थान फोरम की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हर कार्यक्रम से पहले राजस्थान फोरम का एंथम मैं आपके समक्ष आएगा, फिर उसके बाद हम और बातें करें। तो ये राजस्थान फोरम है, राजस्थान के 30 हीरे मोतियों का संगम, जिसमें कि संगीत, नाटक, साहित्य, कला, समाज सेवा, स्पोर्ट्स, इन सब की 30 हस्तियों का संगम है ये राजस्थान फोरम। और इसका श्री सीमेंट के सहयोग से राजस्थान फोरम की सारी गतिविधियां आयोजित की जाती है और श्री सीमेंट ही इसके मेन रचयिता है राजस्थान फोरम के। और जो हमें ये वेन्यू प्रोवाइड करते हैं वो ITC राजपूताना, सारी होस्टिंग हमारी हर साल हर प्रोग्राम में करते हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और आप सभी ने देख ही लिया होगा कि कौन कौन लोग हैं, आप सबसे परिचित हैं, आप सबसे सारे एक से एक बढ़ के कलाकार हैं। इसमें 10 पद्मश्री हैं, 2 पद्म भूषण हैं और बाकी भी ऐसे लोग हैं कि जिनको कभी भी पद्मश्री से नवाजा जा सकता है। और जो लोग इस
फोरम से नहीं जुड़ पाए। राजस्थान इतना गुणियों का एक समुद्र है, एक खजाना है कि शायद अगर अब सबको जोड़ें तो शायद संख्या 100 से ऊपर पहुंच जाए। बाकी हम आप सभी हमारे आदरणीय हैं, आप सभी इसके पारिवारिक सदस्य हैं जो भी यहाँ पे आते हैं हमेशा। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और आज जो डेजर्ट सोल है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कि राजस्थान नहीं छोड़ा और राजस्थान में रहकर ही विश्व स्तरीय काम किए हैं, उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं समय समय पर और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं। एक है डेजर्ट स्टॉर्म, जो कि ऐसे लोग जो कि राजस्थान के हैं और बाहर चले गए, उनको भी हम यहाँ समय समय पर बुलाते हैं और उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं। आदरणीय पंडित विश्वमोहन भट्ट जी हमारे इसके चेयरमैन हैं, संदीप भूतोड़े जी इसके हमारे प्रमोटर हैं, और कुल मिलाकर एक सभी के सहयोग से ये गतिविधि चल रही है, जिससे कि पिछले 10 साल से राजस्थान फोरम सक्रिय है राजस्थान। आज के हमारे गेस्ट हैं हम सबके चहेते, हम सबके प्रिय, हम सबके आदरणीय, हम सबके बड़े भाई के समान आदरणीय डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय। मैं डॉक्टर लगा के बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर नाम से बहुत इनको तकलीफ होती है, यार मेरे को डॉक्टर मत लिखा करो, पर ये डॉक्टर हैं अपनी विधा के और डॉक्टरेट की है तो लगना भी चाहिए। तो डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय हैं। प्रदेश के वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी की गिनती देश के उन प्रमुख आधुनिक चित्रकारों में होती है जो अपनी कला को नित नई सोच से नवाजते आ रहे हैं। विद्यासागर जी ने एक सजग कलाकर्मी के रूप में खासी पहचान कायम की है। प्रदेश ही नहीं, देश विदेश में भी उनका नाम अमूर्त कला के अग्रणी चित्रकारों में शुमार होता है। विद्यासागर जी की कृतियां भारतीय त्रिनाले सहित देश विदेश की कई प्रतिष्ठित कला दीर्घाओं में जगह बना चुकी हैं और हर साल बनाती आ रही हैं। चित्रकला के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के नेशनल अवार्ड और मानव संसाधन मंत्रालय की सीनियर फेलोशिप सहित दर्जनों सम्मानों से नवाजा जा चुका है। विद्यासागर जी भारत के विभिन्न शहरों में तो अनेक बार अपनी कला का प्रदर्शन कर ही चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, हंगरी, साउथ कोरिया, स्पेन, चाइना, सिंगापुर और इजिप्ट जैसे देशों में भी कला का परचम लहरा चुके हैं। हम विद्यासागर जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज विद्यासागर उपाध्याय जी से चर्चा करेंगी हमारी राजस्थान फोरम की सदस्य डॉक्टर सालेहा गाजी। डॉक्टर सालेहा गाजी का नाम आप सभी के लिए परिचित है। एक बहुत अच्छी उद्घोषक तो हैं ही, एक कार्यक्रम संचालक भी हैं और एक बहुत अच्छी रंगकर्मी, बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं, अपने साथ में बहुत अच्छी लेखिका भी हैं। सभी को गुण में समाहित हैं। तो मैं सालिया जी से अनुरोध करूंगा कि आप विद्यासागर जी को मंच पर लेकर आएँ और उनके साथ चर्चा के दौरान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और साथ ही आप तमाम हाजरीन को नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद। इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि 2023 किसी के लिए रंगहीन ना हो, सभी के लिए रंगीन हो। आज के इस प्रोग्राम में अभी सवेश जी के जरिए आपने जाना और यूं भी अपने कलाकर्म के जरिए आप सभी जानते हैं डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी को। वो ये कि एक लम्हा को आप सभी अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि अगर रंग नहीं होते तो दुनिया कितनी बेरंग होती। और मेरा यकीन है आप सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जी। तो आज ऐसे ही एक शख्स से बातचीत जिसका रंगों में ही रचा बसा हुआ जीवन है, और इस बातचीत की शायद बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और एक बार पूरा मजमा हम सभी को इजाजत दे दे और चाहेंगे कि स्वागत स्वरूप डॉक्टर विद्यासागर जी के भी एक बार फिर से आपकी तालियां और नए साल की ये पहली पेशकश है डेजर्ट सोल की।
सर, अब पहला सवाल इसी बात से कि अभी हमने जाना कि आप अमूर्त कला से जुड़े हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। जब हम बात ट्रेडिशन की करते हैं, परंपरागत किसी भी चित्र शैली की करते हैं, तो वहाँ नियम है, नियमों की परिधियाँ हैं, एक परंपरा है और पीछे जो कुछ बीत चुका है उससे वर्तमान और फिर उससे आगे भविष्य का रास्ता है। तो आखिर ये है क्या अमूर्त कला? सबसे पहले बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान फोरम के इस आमंत्रण को आपने स्वीकार किया और मेरे जैसे नाचीज के लिए आपने समय निकाला। मैं काम करता हूँ, चित्र बनाता हूँ, रेखांकन करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ड्राइंग्स करता हूँ और जो मेरे मन में होता है वो करता हूँ। वो सारा अमूर्त ही है, उसको मैं मूर्त रूप में लाता हूँ। न जाने क्यों हम इसको अमूर्त कला बोलते हैं। अमूर्त जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जो मेरा विचार है उसको मैं एक आकार देता हूं तो अमूर्त कैसे होगा? उसको मैं एक रंगों की एक छटा के साथ में प्रस्तुत करता हूं तो अमूर्त कैसे? एक आकार आकृति बनती है। पर हाँ, एक मोटे शब्दों में जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो एक भाषिक आकार है, जिसको हम सब जानते हैं कि ये कृष्ण की प्रतिमा है या ये हाथी है या ये सब्जेक्ट है, उससे हटके मैं कुछ नई चीज देखता हूं। दुनिया बनाने वाले ने करोड़ों अरबों तरह की चीजें बना दी। हमें उन्होंने भेजा है कि कुछ रचना हम करें, कुछ आकृति की एक नई जो चीज है या नया सोच है उसको हम दें। तो वो मैं केवल उतना सा ही करने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन आकारों को हम सब जानते हैं उससे हटके भी मानसिक रूप से मनुष्य के सोच में आकार हैं और उन आकारों को हम चाहे अमूर्त बोल दें, चाहे एब्स्ट्रैक्ट बोल दें, चाहे कोई भी शब्द दे दें, पर वो एक आकृति है, वो एक सोच है, वो एक अपने विचार को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। तो अमूर्त यही है, इसके अलावा दूसरे अमूर्त की मैं बात नहीं करता। यानी आपकी नज़र में जो अमूर्त की परिभाषा है उसे आपने मूर्त रूप अभी दिया। जी, हर कलाकार का एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। वो किसी अपने पर्टिकुलर आइडिया के साथ उस क्रिएटिव प्रोसेस को मूर्त रूप देता है। तो चाहे वो लेखन हो या किसी भी विधा का कलाकार हो, तो आपका इस तरीके का रंगों का संयोजन कैसे होता है और कैसे आपकी क्रिएटिविटी मूर्त रूप लेती है? मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति का जो सोच है, व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, वो निंद्रावस्था में भी जागृत होती है। हर पल वो क्रिएटिव होता है और खासतौर से कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, हम जिसकी बात पूरे कलाकारों की बात करता हूँ, उनकी सोच में बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो अचानक, और मेरा काम करने का तरीका या मेरी सोच का तरीका जो है, वो मैं किसी चीज में बंद करके नहीं कर सकता। मैं प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ में काम नहीं करता। ये मैं कहता हूं, पर हकीकत ये है कि मैं 50-55 साल से इस फील्ड में हूं, तो इतने अनुभव मैंने लिए हैं, तो उनको तो मैं नहीं नकार सकता। उनके साथ तो मैं चलूंगा ही, और वो मेरे अनुभव है, वो मेरे एक्सपीरियंसेस है, वो मेरी एक्सपेरिमेंट करने की जो मेरी अपनी ताकत है या अपनी सोच है, वो साथ में बनी रहेगी। तो इसलिए जो मैं काम करता हूँ वो मेरा अपना है, और मैं उसको जब मैं सामने लाता हूँ तो वो सबका है। इसी विचार के साथ में मैं अपनी यात्रा को चला रहा हूँ। आप वागड़ अंचल से आते हैं, बांसवाड़ा से आपका संबंध है, और वहीं का जो माहौल रहा उसे आप अपनी पहली पाठशाला मानते हैं। तो आज उन दिनों को कैसे याद करना चाहेंगे? मेरे लिए वो दिन और आज का दिन एक ही है। आज भी मैं वो समय भुला नहीं हूँ। आज भी मेरे जगह को मैंने जो मैं अपने आप को दूर नहीं मानता। जब भी मेरी इच्छा होती है मैं चला जाता हूँ
वहाँ के पहाड़ों से, वहाँ की नदियों से, वहाँ के आबो हवा से, वहाँ के लोगों से मेरा उतना ही जो है वो स्नेह है जो मेरा बचपन में था। बचपन की यादें तो बहुत है जो हर व्यक्ति में होती हैं और मैं भी उसको नहीं नकार सकता। और वहाँ की जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी मेरे साथ रही है। वहाँ का खासतौर से वहाँ का जो प्राकृतिक माहौल है उसको मैंने अपने चित्रों में बहुत पेंट किया है और बहुत जगह दी है और कई तरह से उसके विभिन्न बिंबों से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, जो आज भी मैं जब भी अचानक ही मेरे मन में आते हैं और वो उसको मैं प्रस्फुटित करता हूँ। तो वागड़ तो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, न केवल वागड़, पूरा राजस्थान मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि मैं बांसवाड़ा का हूँ, उदयपुर में आर्ट में पला बड़ा हुआ हूँ, जैसे हमारे बड़े भाई साहब हैं यहाँ, उसी कॉलेज से हम साथ साथ हैं, अग्रवाल साहब के साथ मेरे सीनियर हैं। तो उदयपुर के बाद में मैं एक छोटी सी जगह रहा देवगढ़। आपको बहुत सारे हमारे जो आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि देवगढ़ में मैं 5 साल मेरे शुरुआत के रहे हैं और वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे। तो उन 5 सालों में मैंने केवल पेंसिल ड्राइंग की है, केवल ग्रेफाइट और पेपर, 2 चीज में उदयपुर से लेके देवगढ़ जाता था, देवगढ़ में कुछ भी नहीं मिलता था। पर मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था। उसी यात्रा के बीच में मैंने जो है वो ट्रेनाले तक का पार्टिसिपेशन मुझे मिला और मुझे स्टेट अवार्ड 2-3 उन्हीं सालों में मिले। तो काम करने के लिए कोई बंदिश नहीं होती है, कोई जगह नहीं होती, आपकी भूख होनी चाहिए और वो मैं आज भी उसी के लिए भूखा हूँ और वही करता है। एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म है उसमें आपको लगता है कि ज़्यादा आर्टिस्ट के पास फ्रीडम होती है, क्योंकि वहाँ कोई कहते हैं कि छविबद्ध तरीका नहीं है, उसमें आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो फिर कोई कृति कैसे महान होती है एब्स्ट्रैक्ट में? न केवल एब्स्ट्रैक्ट, ये तो सबके लिए है, सारी कलाओं के लिए। मतलब उसका रिव्यू आप कैसे करते हैं? रिव्यू तो मेरे मित्र जो आर्ट क्रिटिक है वो करते हैं, मैं तो उसको जो है वो आनंद लेता हूँ। नहीं तो व्यूअर्स का टेक अवे कुछ भी हो सकता है, आपकी सोच से अलग भी हो सकता है। इसीलिए मैं अपनी कलाकृतियों का कभी सब्जेक्ट नहीं देता। आप टाइटल नहीं देते उन्हें? हाँ, शीर्षकहीन होती है, जो अनटाइटल, मुझे अनटाइटल ही कहा जाता है। तो कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे कोई शीर्षक में दूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो रंगों, रेखाओं, आकारों का एक संसार है। उस संसार में से कुछ चुन करके और कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट की कहाँ जरूरत पड़ी है? जब हम प्रकृति की सारी चीज़ों को हम देखते हैं, हवा, अच्छी ताज़ी हवा हम लेते हैं, तो हम उसकी कोई भाषा नहीं देते हैं। या चिड़िया की जो गुनगुनाहट है, चिड़िया की जो चहचहाहट है, उसको हम आनंद लेते हैं। म्यूजिक में भी हम उसका अगर मीनिंग निकालने जाएंगे तो जो उसका आनंद है वो पीछे रह जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आर्ट में भी व्यूअर्स के लिए वो सिर्फ फील करने की, अनुभव करने की कलाकृति है। नहीं, व्यूअर्स को अंदर जाने की इजाजत है और अंदर से जो मैंने लिया है और मैंने उसको अनुभव किया है, उसके करीब करीब जाने की वो है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे जो मेरे आर्ट को पसंद करते हैं या मेरे आर्ट के साथ में जुड़े हैं और शुरू से जुड़े रहे हैं, वो सभी ये जानते हैं कि मेरी आर्ट में उस यात्रा में अंदर जाने के लिए क्या होना चाहिए। स्वतंत्र होना चाहिए सबसे पहले, बंदिश के साथ में, कोई किसी आग्रह के साथ में नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से होगा, उसको आनंद आएगा। अब हम हरे रंग की बात करते हैं तो कौन से हरे रंग की बात? दुनिया भर में हरे रंग है और इतने कलर्स के साथ में प्ले किया है, तो वो उस कलर का आनंद तो लीजिए। जो मैंने जो बरता है अपने कैनवास पे, उसकी खुशबू तो लीजिए। और वही मैं प्रयास करता हूँ और उसके करीब करीब जो जाते हैं तो वो एक रंगों का जो म्यूजिक है उसको लेते हैं। हमने जाना कि जो आपके मुताबिक, बकौल आपके, कि कोई भी कलाकृति महसूस करने की चीज़ है, उसका आनंद लेने की चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमेशा ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि सारी आर्ट है और जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं इमिटेशन है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या इससे अलग है?
एब्स्ट्रैक्ट भी इमिटेशन है, पर इमिटेशन जो पूर्व में हो गया उसकी नहीं, मेरे भावों की, मेरी सोच की, मेरे अपने जो कल्पना है उसकी। तो एक भाव अंदर बना है, एक सोच अंदर बनी है और उसको मैं बाहर ला रहा हूं, तो वो इमिटेशन है। और हमारे यहाँ दो तरह की स्थिति है, जो आपने जो इमिटेशन की बात कही है, तो उसको तो मैं आर्ट की श्रेणी में लेता ही नहीं हूं। अगर किसी भी कोई कहानी लिखी गई है और वैसी ही कहानी फिर लिख देगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई चित्र हो चुका है, उसी चित्र को फिर से बना लिया, तो वो इमिटेशन या कॉपी है। तो अच्छी कॉपी होना, अच्छी स्किल्ड होना, ये एक अलग चीज है। तो उस पर वो एक अलग बात है। पर मेरे काम में अगर खुशबू नहीं है तो मैंने अपना काम क्या किया? वो खुशबू सबके लिए तो होती नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि जो आर्ट जो है, जो हम कंटेम्पररी आर्ट बोलते हैं, विजुअल आर्ट, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बोलते हैं, या किसी भी आर्ट की बात करें, 100% उसको स्वीकार करने वाले नहीं होते। और जिस आर्ट को 100% स्वीकार किया वो आर्ट होती ही नहीं, कभी होता ही नहीं है। अजंता जैसों को भी, या हमारे क्लासिकल म्यूजिक में भी बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ती है, इसीलिए वो नई से नई चीज उसमें जुड़ती रहती है। अगर वही पूर्ण हो गया तो इसके बाद में आगे स्थिति नहीं होती। इसलिए हमें कई चीजें जो है वो इंडिविजुअलिटी के साथ में नहीं है, तो उसको मैं कला नहीं मानता। मतलब आर्ट में अभी भी आपको लगता है कि अजस्र धाराएं हैं, बहुत अंतहीन है, अपरिमित है, सार्वभौमिकता है और बहुत सारी चीजें अभी भी जोड़ी जा सकती हैं और ये एक निरंतर प्रवाह की तरह है। जोड़ी जाएंगी जी। हम तो, हमारा दिमाग तो बहुत फितूर वाला है आर्टिस्ट का या किसी का भी क्रिएटिव, तो वो बहुत ही विचित्र है। उसको कभी चैन पड़ेगा ही नहीं, और दर्शक को भी चैन नहीं पड़ेगा। प्रेक्षक जो हैं वो भी इतने ही खुरापाती हैं, उनको भी मालूम है कि कहाँ से क्या चीज आने वाली है या कहाँ क्या जो है वो रुकने वाला है। जहाँ रुक गया तो उससे वो दूसरी स्थिति के साथ में आ जाएंगे। तो इसलिए ये तो बहती हुई नदी है जिसमें हमेशा ये प्रवाह चलता रहेगा। ये बात आपके जो कलाकर्म है उसके अलावा ये कि आज हम सब देख रहे हैं कि तकनीक का दौर है, हमारी पूरी जिंदगी पर तकनीक हावी है। और रही बात आर्ट की भी, तो अब हाथ के काम में, और हम देखें कि कंप्यूटर आ गया है, स्क्रीन प्रिंटिंग है और इसके अलावा फ्लेक्स आ गए हैं, हर चीज़ मिनटों में पॉसिबल है। और हाथ का काम बहुत महंगा भी है और बहुत समय लेने वाला भी है। तो आज तकनीक के इस दौर में आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या कला पर भी तकनीक हावी होती जा रही है? इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? तकनीक को हावी नहीं कहता मैं, तकनीक की एक आवश्यकता हमारे बहुत सारे कलाकारों के कलाकर्म में है। जैसे हम कंप्यूटर आर्ट की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, आर्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, या बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिसके साथ में तकनीक रही है, या जो आज की तकनीक है उसका एक वो है। मैं उसको कोई गलत नहीं मानता है, मैं उससे कोई खतरा भी नहीं महसूस करता। जो मेरे मन में है वो कंप्यूटर कभी नहीं ले सकता। जो एक साहित्यकार के शब्द जहां उसके अंदर से निकलते हैं वो कंप्यूटर कभी नहीं ले सकता। जो एक म्यूजिशियन के जो उसके राग की जो ब्यूटी है हर इंडिविजुअल की, वो कंप्यूटर कभी नहीं ले सकता। तो वो अपनी जगह है और जो क्रिएटिव साइड है वो अपनी जगह है। यानी आप पाते हैं कि तकनीक से कलाकर्म को कहीं कोई खतरा नहीं है? नहीं, कलाकर्म को फायदा ही है, नुकसान नहीं है। आज जो हम यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया देख सकती है, पूरी दुनिया सुन सकती है, तो वो तो एक हम पॉजिटिव बात कहेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन अमृता जी कह रही हैं कि फिल्म रेडी है, तो आइए देखते हैं ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। एक छोटी सी फिल्म है जो विनोद भारद्वाज जी जो दिल्ली के हैं उन्होंने बनाई है, और मात्र 9 मिनट की है, आपको ज्यादा बोर नहीं किया जाएगा।
रंगों के संयोजन को इस फिल्म के जरिए आप सभी ने महसूस किया। अब बहरहाल चर्चा को एक दूसरी तरफ मोड़ते हुए, उसका रुख दूसरी ओर करते हुए एक छोटा सा सवाल है, और मैं ही नहीं और भी बहुत से लोग इसे जानना चाहते हैं, क्योंकि इस बातचीत से पहले आपसे एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ और आपने मुझे फ्री हैंड दिया कि जो चाहो पूछ सकती हो। तो मेरा सवाल ये कि ये मूछें भी कहीं कोई स्टाइल स्टेटमेंट है क्या? ये मेरी एक जिज्ञासा है, और मेरे साथ प्रणय से भी ऐसी कुछ बात हुई तो वो भी जानना चाहते हैं। अमूमन जो तबला बजाते हैं वो बड़े बाल रखते हैं, या ये कुछ ऐसा सोच के? मेरे साथ जो छोटे से बड़े हुए हैं और मेरे साथ जिन्होंने यात्रा की है, शायद इससे हटके मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, ये आपके व्यक्तित्व की पहचान बन गई? पहचान तो ऑटोमेटिकली बन गई, वो उग गई। मैंने उसको अपने अंदाज में रहने दिया। और वैसे तो पहले तो ये पूरे थे, नहीं था ऐसा नहीं है वो पूरे यहाँ तक थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने करीब 20 वर्ष से ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में मैंने यात्रा की है, और कोई कलर में यूज़ नहीं करता रहा हूँ 20 वर्ष तक। और मेरे कपड़े भी काले होते थे, बाल भी काले थे, वो सब। तो लोग बाग मुझे काला बाबा ही बोलते थे। तो उससे मैं हटके जब कलर पे आया तो मैंने कोई कलर दुनिया का जो अगर मुझे ध्यान में आया है उसको यूज़ करने में मैंने परहेज नहीं किया है। और मैंने वो चैलेंज भी लिया है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि ब्लैक कलर को पैलेट से दूर रखो, ये कलर आपके पैलेट में होने नहीं चाहिए। मैं वही कलर पैलेट पे रखता हूँ और वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, और पूरी पेंटिंग को बनाने की अपनी जो बात है उसको कहने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आर्टिस्ट अगर ये चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो खाली कैनवास को बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। और मैं कोशिश आज भी यही रहती है कि कुछ अपने अंदाज में जो हो गया है मेरे से, उससे हटके भी मैं कुछ कर लूँ, और वो करने की कोशिश करता हूँ। कितना होता है वो तो समय बताएगा। यहाँ आर्ट लवर्स भी मौजूद हैं, यंगस्टर्स भी हैं, और आपने ऑलमोस्ट शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है 40 इयर्स तक आर्ट टीचिंग से भी आप जुड़े रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आर्ट इंस्टीट्यूशंस आर्टिस्ट तैयार करते हैं, या हर आर्टिस्ट को अपनी राह खुद ही बनानी होती है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं आर्टिस्ट बना सकता हूँ, या मैं साहित्यकार बना सकता हूँ, या मैं संगीतकार बना सकता हूँ। हम कुछ बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको एक मार्ग दिखा सकते हैं, उसकी सोच को हम पुष्ट कर सकते हैं, हम जो दुनिया में हो गया है वो बता सकते हैं। पर उसको क्या करना है वो उसका अपना है, और उसका अपना उससे निकलवाने की कोशिश एक कला गुरु या टीचर करता है। उससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसकी क्या डेस्टिनी है, कौन कितना आगे जाएगा, वो उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड है। तो ये हम नहीं आर्ट इंस्टीट्यूशंस एक बेसिक ट्रेनिंग देख सकते हैं, कला गुरु एक पोटेंशियल पहचान सकता है, और उसे डेवलप करना आर्टिस्ट को ही होता है। आर्टिस्ट अमूमन मूड के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन आज दौर व्यावसायिकता का है, तो कमर्शियल एरा में आपको लगता है कि उन्हें पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, या आप कामयाब आर्टिस्ट किसे मानते हैं? ताकत तो ये होनी चाहिए कि आपके अनुसार, आपकी सोच के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार पब्लिक डिमांड हो। क्या पब्लिक डिमांड के अनुसार काम करने वाले को हम जो है वो मदारी बोलते हैं, कला का मदारी। और मैं वो नहीं हूँ, या मेरे कलाकार बंधु भी वो नहीं होना चाहते हैं, और वो भी नहीं है। सब अपने अपने रास्ते से अपने आपके लिए कामयाबी का पैमाना आप किसे मानते हैं अगर आर्टिस्ट पब्लिक डिमांड के हिसाब से काम नहीं करे? कामयाबी आप अर्थ की दृष्टि से कहें तो पॉपुलर चीजें होती हैं उसको ज्यादा पसंद करते हैं, पर अगर उसकी हाइट के हिसाब से बात करें, आर्ट की हाइट की, तो वो इसकी परवाह नहीं करता है, वो उससे ऊपर चलता है। और
दुनिया उसके पीछे चलती है। आपको हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आर्टिस्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं? हाँ, होते हैं। अगर हाँ तो मीडिया की सुर्खियां क्यों नहीं बटोरते? हर आर्टिस्ट इंडिविजुअल है, इसलिए ऐसा होता है जी। हमारे कम से कम कंटेम्प्रेरी आर्ट में हम उसमें तो सबकी अपनी वैयक्तिक है, बहुत सारे होते भी हैं और बहुत सारे नहीं भी होते। आपकी नज़र में कला की दृष्टि से आज का समय बहुत उर्वरा समय है, मतलब उसको बहुत फर्टाइल करने वाला है या नहीं? आप राजस्थान की बात करें तो बहुत मुश्किल काम है, पर विश्व की या देश की बात करें तो आज जो कला की जो स्थिति है, जो कल नहीं थी। हमने तो कल का इरा भी देखा है, बीच का समय भी देखा है और आज का समय भी देख रहे हैं। जब हमारे कोई कलाकृति नहीं बिकती थी तब भी हम कलाकर्म करते थे और आज पूरे पूरे शो बिक जाते हैं तब भी हम कलाकर्म करते हैं। तो आज का समय पहले से ज़्यादा अच्छा है। आज की युवा पीढ़ी को बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो बहुत सारे उनको सुविधाएं भी हैं। आपको क्या लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए इस क्रिएटिव प्रोसेस में चैलेंजिंग फैक्टर्स क्या है, और अब तक आपको क्या बेस्ट कमेंट आपको अपने व्यूअर्स की तरफ से मिला या वर्स्ट, और वो हमसे साझा कीजिए। वर्स्ट तो रोज मिलते रहते हैं बहुत सारे, मतलब मुझे ऐसे कई किस्से भी मालूम है कि जिन्होंने 50 साल पहले जब मैंने यात्रा शुरू की थी, जो प्रश्न जिसने किया था वो 40 साल में भी वही किया, 30 साल में भी वही किया, आज भी वही कर रहे हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है हमें समझ में नहीं आता। जो भाषा आंखों की है वो आंखों का उपयोग तो करना नहीं चाहते और दिमाग का उपयोग भी नहीं करना चाहते, तो उनके लिए तो चाहे कुछ भी हो, भैंस के आगे बीन बजाना है। तो हम उनकी परवाह नहीं करते। हमारे पास में बहुत सारे अच्छी संख्या में गुणीजन मौजूद हैं और समाज में वो अच्छी से अच्छी स्थिति के लिए भी हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। मुझे भी किया है और इसी का परिणाम है कि मैं आज भी कलाकर्म कर रहा हूँ। तो ये तो हम करेंगे ही। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान बहुत सारी चीज़ों में, मुझे कहते हुए कोई हर्ष नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे है। हमारे यहाँ आर्ट कलेक्टर नाम की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ कला को, जो हाथ से बनी हुई कलाकृतियां हैं, उनको 10 करोड़ की बिल्डिंग बना लेंगे, 50 करोड़ की बिल्डिंग बना लेंगे, पर वहाँ स्थान नहीं है। आज राजस्थान सरकार ने बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, बहुत सारे बड़े कंस्ट्रक्शन किए हैं। राजस्थान सरकार ने आदेश भी जारी किए हैं कि 0.5%, 1% उसको कलाकृतियों के लिए रखा जाए, पर उसमें कारपेट खरीदे जाते हैं या आपके पर्दे खरीदे जाते हैं, कलाकृति नहीं खरीदी जाती। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। हमारे युवा पीढ़ी को जो फायदा हो सकता है, कलाकारों को जो सीधा लाभ मिल सकता है, जो हक की बात है, वो भी यहाँ नहीं होती। तो ये, और हमारे यहाँ शहर में खूब पैसे वाले लोग हैं, पर कोई किसी एग्जीबिशन का कभी किसी ने स्पॉन्सर किया हो तो बता दीजिए, या किसी अच्छे प्रोग्राम का कोई स्पॉन्सर मिलता हो तो बताए। हम सरकार के सामने देखते हैं कि सरकार से हटके बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कुछ दुखद स्थितियां हैं कि मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं और सभी, ज्यादातर जो अभी सामने मेरे मित्र बैठे हुए हैं, सभी प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं, अलग अलग विधाओं के हैं, और सभी को मालूम है कि इस शहर में क्या होता है। आपने फर्स्ट कमेंट के लिए कहा कि वो रोजाना ही मिलते हैं, लेकिन बेस्ट सो फार अब तक जो आपको याद आता हो, अभी भी आपको उद्वेलित करता हो कुछ नया प्रयोग करने के लिए, ऐसा हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। अभी तो मैं कुछ करने के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, और वो समय कब आएगा कि मैं ये सोच लूं कि मैंने कर लिया। वाह। अगर वो समय आ गया तो आप सबको मालूम पड़ जाएगा कि वो समय आ चुका है। तो बहरहाल अभी तो डॉक्टर साहब ने सफर का इरादा किया है, लेकिन आपका आज जो कला के क्षेत्र में नाम है या जो भी परिष्कृत रूप आपने इसमें हासिल किया है, उसमें बहुत से फैक्टर्स भी रहे होंगे, फैमिली का भी सपोर्ट रहा होगा, आपके वेल विशर्स भी, शुभचिंतक भी यहाँ हैं जिन्होंने आपको अमूर्त की ओर अभिमुख किया होगा,
और इसके अलावा यंगस्टर्स भी हैं, कुछ आपके सहभागी भी रहे होंगे, तो अब चर्चा का रुख उन्हीं की ओर और उनके सवालात आपके लिए। दो सवाल आपसे छोटे छोटे करना चाहूँगा। एक तो ये कि रंगों का एक मिजाज माना जाता है, वो एक ख़ास तरह के मूड्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसका बेहतर इस्तेमाल किया विंसेंट वैन गॉग ने, जिसने पीले कलर को बहुत अच्छे ढंग से उसका उपयोग किया। तो उस नज़रिए से कोई भी अगर कलाकार किसी रंग को ख़ासतौर से अपने पूरी कला संरचना में अगर चूज़ करता है, तो उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है या उससे क्या मैसेज कन्वे होता है, एक सवाल। दूसरा ये कि आपने बहुत अच्छा संकेत दिया बातचीत में कि आप कोई कुछ कहना चाहते हैं रंगों के माध्यम से, या आप चूँकि उसको अमूर्त नहीं मानते, आप हर चीज़ को मूर्त ही कहते हैं, चाहे वो कोई भी आपने आकार बनाया हो, कोई भी रंग आपने इस्तेमाल किया हो। अभी आपने ये जो छोटी सी लघु फिल्म बनाई, उसमें एक कैनवास पर रंगों का आपने बहुत देर तक प्रयोग करते हुए दिखाया। मैं उसी को केंद्र में रख करके आपसे समझना चाहूँगा कि उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं। दोनों बातें शायद एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई अलग ज़्यादा मैं नहीं देखा। मैं हमेशा जो ट्रेडिशनली, जो पारंपरिक रूप से ये कहा जाता है कि लाल रंग इसका प्रतीक है, नीला इसका प्रतीक है, हरा इसका प्रतीक है। जब मैंने काला रंग किया, काले रंग से यात्रा की, तो मुझे ये कहा गया कि इस कलाकार को रंग नहीं दिखते क्या? तो दूसरे ने ये कहा कि तुम्हें रंग नहीं दिख रहे क्या? तो रंगों की भाषा तो ये है। विंसेंट वैन गॉग को ये थोड़ी मालूम था कि इस रंग में ये भाषा, वो तो उसके दिल से निकला, और उसने उस पीले रंग को, जो रोमांटिक कहा जाता है, कहीं उसमें कहा जाता है, उसमें दुख भी दर्शा दिया। तो कलाकार का रंग बरतने का अपना एक अंदाज है। उसने किस रंग के साथ में कौन सा रंग कैसे यूज किया है, किस पृष्ठभूमि के साथ यूज किया है, वो बहुत महत्व रखता है। उसी से उस रंग की जो खूबी है, या उस रंग की जो विशेषता जिसको कहते हैं, उस रंग के माध्यम से जो भाव संप्रेषित होता है, वो उसी से होता है। मैं लाल रंग से युद्ध भी दिखा सकता हूँ और लाल रंग से शांति भी दिखा सकता हूँ। वो कहाँ कैसे है, वो कलाकार की उस कैनवेस की, कलाकार की भी उस कैनवेस की जो उसने उस समय जो किया है, उसकी विशेषता है। दूसरा प्रश्न, जो आपकी कलाकृति है उसके ऊपर, जो आपने कलाकृति बनाई, उसके माध्यम से क्या कन्वे करती है? मैंने, अगर मैं एक कलाकृति की बात करूंगा तो दूसरी कलाकृति के साथ में अन्याय हो जाएगा, क्योंकि मैं कलाकृति को सृजन करने से पहले नहीं सोचता, बाद में मैं खुद भी आपकी तरह ही दर्शक होता हूं और उस कलाकृति का आनंद लेता हूं। तो हो सकता है मुझे भी वो कलाकृति जब मैंने बनाई थी, तो वो जो मेरे सोच थी, मेरा जो एक विचार था, उससे हटके भी मैं सोचने लगूं, वो मेरी कलाकृतियों में एक स्वतंत्रता है जो अभी बात हुई। तो उस तरह से मैं लेता हूँ और पर्टिकुलर किसी चीज़ को नहीं लेता। जब मैं ये कहूँ कि इसमें तो प्रातःकाल का जो म्यूजिक है, तो प्रातःकाल के म्यूजिक को उसमें आप किसी पर्टिकुलर राग की बात करेंगे तो वो वहां नहीं दिखेगा, पर जो महसूस करेंगे तो उसमें ये चीज आएगी। तो मेरा उस रोज का क्या मूड है, जब मैं रोज काम करता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं तब से मेरा काम शुरू होता है, और रात को सोता हूं, सोने के बाद में शायद ख्यालों में भी काम की ही बात होती होगी, तो सोता हूं तब भी मैं काम के साथ जुड़ता हूं। तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरा आज के दिन की जो ब्यूटी है, वो ये कलर आया है, वो ये सोच आई है। तो उसमें कोई कि इसको क्या भाव दर्शाया है उसकी जरूरत नहीं है, कितना सुंदर काम हुआ है या कितना प्रकृति का अच्छा रूप यहाँ दिख रहा है, इतना शायद मैं सोचता हूँ मेरे सुख के लिए काफी है।
उपाध्याय जी, 2 छोटे प्रश्न करना चाहूँगा मैं। बैठ के बोलिए ना सर, आप मेरे वरिष्ठ हैं। तो क्या हो गया, अभी आप वरिष्ठ हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है, अभी सालेहा जी ने तकनीक की बात की थी आपसे। तकनीक कला की भीतर 2 तरह से आती है। एक उसको आगे बढ़ाने के लिए आती है। आपकी बहुत सारी कलाकृतियाँ इंस्टाग्राम पर मैं देखता हूँ, उसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से वो मुझ तक पहुँचती है। वो तो स्वागत योग्य है, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन तकनीक सृजन में भी आती है। आप पेंट और ब्रश और कागज़ का इस्तेमाल करके कोई रचना बनाते हैं और आप कंप्यूटर पर भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये दूसरे कला माध्यमों में भी हो रहा है, संगीत में भी हो रहा है, फोटोग्राफी में भी हो रहा है। तो उस तरह से तकनीक कला को समृद्ध कर रही है या उसकी क्षति कर रही है? पहला प्रश्न तो मेरा यह है। और दूसरा प्रश्न मेरा इस बात को लेकर है, आपने ये कहा कि बहुत सारे लोग आपकी कला को लेकर या आधुनिक कला को लेकर बड़ी खराब प्रतिक्रियाएं करते हैं। मुझे लगता है वो खराब प्रतिक्रियाएं इसलिए होती हैं कि हम में से बहुत सारे लोग कला के मामले में निरक्षर होते हैं। तो ये जो हमारी आर्ट लिटरेसी वाली बात है, उसमें संस्थानों की और खुद कलाकारों की क्या भूमिका हो सकती है? सर देना जी, दोनों बातों के जवाब आपने खुद नहीं दिए सर। क्योंकि हम सभी करीब सारे ही लोग सृजन कर्म से जुड़े हुए हैं, तो मैं कोई नई बात नहीं कहूँगा। रही बात आज के समाज में कला को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की, अभी पिछले दिनों मैं और विनय हम ढाका में थे। ढाका में एक आर्ट फेस्टिवल हुआ और वो एक रिमोट एरिया में आर्ट फेस्टिवल था। तो वहाँ जो है वो हमें हमारा काम करने के लिए फुर्सत नहीं मिल रही थी। इतने लोग, इतने बच्चे, इतने पेरेंट्स मतलब उस गांव में आ रहे थे कि हमें खुद को बहुत सुखद अनुभूति हो रही थी कि ये क्यों नहीं पूरे विश्व में ऐसा होता। क्योंकि चाहे साहित्य की बात हो, चाहे संगीत की बात हो, थिएटर की बात हो, विजुअल आर्ट की बात हो, ये लोगों में ये जो संवेदना कम हो गई है, लोगों में ये सोच कम हो गई है, उसको उनको खुद को ही आगे बढ़ाने की क्यों हुई है वो आप और हम उस पर सब जानते हैं। तो अगर वो होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो समाज की जो एक स्थिति है उसमें शुभ होंगी। अच्छी स्थितियों के साथ में हम जिएंगे, अच्छी सोच के साथ में हम आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ज़्यादा अच्छा देंगे। तो ये बातें हैं जो हमें जोड़ती हैं। बाकी तो सर आपने कहा कि अब मूर्त की बात करते हैं। सिर्फ मुझे लगता है आपने अमूर्त और मूर्त का अंतर ही समाप्त कर दिया। जैसे आसमान और धरती जहाँ मिलती है वो क्षितिज, तो आपका मूर्त में कब बदलता है तो वो अंतर आप समाप्त करते हैं आपकी पूरी बातचीत और पूरे उससे। मुझे लगा पर मेरा सवाल बहुत ही मूर्त और गूढ़ है। कला जो है वो निश्चित रूप से अभिजात्य वर्ग तक जुड़कर रह गई और सिमट कर रह गई है, और कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिलियंस डॉलर्स में भी बिकती है। अभिजात्य वर्ग उसको खरीदता है, एज अ फैशन स्टेटमेंट खरीदता है, अपने ड्राइंग रूम में लगाता है और बड़ा प्रसन्न होता है। आपने बार बार कहा कि आप जनता के बारे में नहीं सोचते, पर मुझे लगता है कि अब समय है जिसको हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि, और चूँकि आप उस मुकाम पर भी है कि आपसे ये अपेक्षा भी की जा सकती है कि इसको थोड़ा पीपल सेंट्रिक और पॉपुलर बनाने के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। इस शहर में मतलब मुझे मालूम है कि हमने सभी मित्रों के साथ में मिल करके हर साल रंगमल्हार बहुत सारे आयोजन किए हैं सर। रंगमल्हार तो एक छोटा सा इसमें है, बहुत सारे और बड़े बड़े एग्जीबिशंस में हमने ऑर्गेनाइज किए हैं और शहर के सभी लोगों को हमने खुला निमंत्रण दिया बिना पैसे के, बिना टिकट के, और बार बार हमने ये कोशिश की है। तो इसका फल ये हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं कि हुआ है कि आज काफी बड़ा वर्ग कला को समझता है, कला देखने आता है, कलाकार का जो है वो उत्साहवर्धन करता है।
तो इसलिए ये, पर हाँ, अगर हम सरकार और हम मिलकर के, हमारा सबका दायित्व है, मिलकर के अगर और प्रयास किए जाएं तो निश्चित रूप से कुछ और अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं। हमारे स्कूलों में आर्ट पढ़ाया ही नहीं जाता, म्यूजिक होता ही नहीं है। हमने सबने पढ़ा है, सबने आर्ट किया है, पर इसके बाद आज हम सब मिलकर के आवाज क्यों नहीं उठाते कि नहीं, हर स्कूल में आर्ट होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं सोचते? जब भी जिसको भी जहां पे भी मौका मिले तो इस बात को हमें सबका दायित्व बनता है कि हमें इस बात को उठाना चाहिए। हमारे बच्चों को संस्कारित करने के लिए जरूरी है, हमारी सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है, या उनका जो प्रयास है कि वो कभी कुछ देखें तो उनको अच्छी चीज दिखाने की जरूरत है। जो अच्छी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, जो परोसा जाता है, उसी की बात होती है। क्यों, क्या क्या हो रहा है वो सब आप सभी जानते हैं। तो उससे हटके अगर ये प्रयास ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये सोच ज्यादा, जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के बच्चों को गैलरीज में लेकर के आते हैं, म्यूजियम्स में लेके आते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े लोग ही नहीं आते, तो छोटे कहाँ से आएंगे? और हमारे यहाँ तो पेरेंट्स उल्टा उसको ये कहते हैं कि तू आर्टिस्ट मत बन, भूखा रहेगा, भूखा मरेगा, और इसके बाद भी अपन आर्टिस्ट बने। तो आज समय बदला है। एक समय झोला लिए हुए भूखा कवि, चित्रकार, संगीतकार माना जाता था। आज कम से कम सोसाइटी में पेज 3 में इनका स्थान है, और आज जो है वो सभी अपने आर्थिक स्थिति से भी समृद्ध हैं, सोच से भी बहुत आगे, सोसाइटी में भी एक अपना मुकाम रखते हैं। नमस्कार, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नमस्कार विद्यासागर जी। तो मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था, तो मैं जानना चाहती हूँ इसमें आपका क्या विचार है कि क्रिएटिविटी कैसे आती है? इसका क्या कोई प्रोसेस है या चिंतन होगा? तो ये सवाल मुझसे एक बार पूछा गया था। अभी मैं भी उस अपने ही जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब मेरा इंटरव्यू में मेरा प्रश्न सॉरी। क्रिएटिविटी किसी के लाने से नहीं आती, इसीलिए कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार को पागल कहा जाता है, सरफिरा कहा जाता है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक उसमें एक अलग तरह का कीड़ा अंदर पैदा नहीं होगा, तो क्रिएटिविटी से उसका रिश्ता बनेगा ही नहीं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। किंतु संगीत में हम लोग मानते हैं कि जैसे जितना आप ट्रेनिंग करते रहेंगे, उसमें जितना उसमें रहेंगे, तो वो धीरे धीरे जो क्रिएटिविटी है आपकी उस दिशा में रूप लेती है। खाली ट्रेनिंग से उस दिशा में नहीं जा सकता। ट्रेनिंग के बाद में शुरू होती है सेल्फ क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी, अपनी अभिव्यक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की ताकत। जैसा मैं मानता हूं, बहुत सारे लोग अभ्यास को ही शायद सब कुछ मानते होंगे, पर मैं मात्र अभ्यास से सर्जन की स्थिति नहीं मानता। सर, आपने अभी एक दुखद स्थिति की तरफ संकेत किया, सरकारी प्रोत्साहन की तरफ। मैं जानना चाह रही हूँ कि ये सरकारी प्रोत्साहन के बिना भी हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत योग्य और सक्षम हैं, लेकिन वो जो वैश्विक पहचान है या जो बहुत आगे तक जाने की बात है, वो ना साहित्यकारों में, न कलाकारों में और न संगीतकारों में, किसी में भी यहाँ राजस्थान से बाहर निकलने की जो एक भूमिका होती है वो हमें कहीं नजर नहीं आती। आपका क्या मानना है इसमें, किसका दोष है? कलाकारों? मैं तो ये नहीं मानता। नहीं, मैं
मैं ये नहीं मानता, मेरी यंगर जनरेशन आज यहाँ बैठे हुए हैं, मनीष है, गौरी हैं, ये सारे जो लोग हैं, श्वेत हैं, इन सबको जो है वो राजस्थान से बाहर बहुत अच्छी उनकी स्थिति है। तो इसमें आप और सीनियर आर्टिस्ट तो सभी बाहर जाने ही जाते हैं। म्यूजिक में भी यही स्थिति है। आज हमारे भट्ट जी जो हैं वो जालंधर में अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कल कहाँ होंगे, परसों कहाँ होंगे। तो ऐसे ही हमारे शाकिर जी कहीं अपने ट्रेडिशनल आर्ट को लेकर के दुनिया में परचम फहरा चुके हैं, तो तिलक जी भी यही करते रहे हैं। तो हमारे पास में ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, अधिक से अधिक लोगों को, तो वो तो खुद को ही प्रयास करने पड़ेंगे मैडम। तो वो जो वैश्विक पहचान पाने के लिए योग्यता है वो खुद में होनी चाहिए। तो और दूसरे के चला नहीं देता, बैसाखी काम नहीं आती है। प्रोत्साहित कर सकता है क्या, मेरा सवाल है। प्रोत्साहन नहीं मिलता है ना। जब कलाकार संघर्ष करता है तो ज्यादा अच्छा सर्जन करता है। मैं तो कुछ नहीं, खास नहीं है मेरा विद्यासागर उपाध्याय जी वरिष्ठ चित्रकार हैं और बहुत बड़ा एक सफ़र जो है ना उन्होंने तय किया है, कोई दो राय नहीं है। और मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ और काफ़ी नए नए प्रयोग करते आ रहे हैं, करते रहे हैं। मैं तो एक शेर के माध्यम से, मेरा एक छोटा सा सवाल भी है। वो सवाल ये है कि जो हमारे यूथ है, हमारे युवा हैं, उनको आप आज इस मंच से एक लाइन में अगर कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो ये संदेश कि भाई एक अच्छे कलाकार के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये तो सवाल है। और एक मेरा छोटा सा एक शेर है कि चमन में इस्तखाते रंग-बू से बात बनती है, चमन में इस्तखाते रंग-बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यूथ के लिए जहाँ तक बात है, मैं तो उनसे प्रेरणा लेता हूँ। क्या बात, क्या बात। क्योंकि हमारे बहुत अच्छा वर्ग यूथ का जो है वो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और राज्य का नाम रोशन कर रहा है। इसके बाद की जो पीढ़ी है उसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसा उनके भाइयों ने किया है, जिस तरह से एक लकीर को काट करके अपनी लकीर खड़ी करने की ताकत उन्होंने पैदा की है, वो करें। उसके लिए एक ही रास्ता है, अपना ईमानदारी से अपना काम करें, दिल और दिमाग और आंखें खुली रखें और आगे बढ़ें। जैसा कि मेरा एक सवाल है आपसे, और एक तो मैं सुखद लगा कि आपने बहुत अच्छे के बाद में किसी कलाकार को इस तरह से संवाद करते हुए देखा कि तमाम जो प्रश्न है उसका लगभग समाधान आपने कर दिया। गणेश पाइन से एक बार किसी ने पूछा था कि आपके चित्रों की समझ किस तरह की है और किस तरह से चित्र आप जो बनाते हैं आप कैसे समझाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे चित्र समझाने के लिए शक्ति चट्टोपाध्याय उपयुक्त है। और उनके कहने के आलोक में कहना चाहूँगा कि एक आर्ट क्रिटिक जो है उसकी क्या किस तरह की भूमिका रहती है कि जब एक कलाकार ये कहता है कि मेरे चित्र समझने के लिए शक्ति चट्टोपाध्याय की जरूरत पड़ती है। एक गाड़ी के दो पहिए हैं। कलाकार अपना कलाकर्म करता है, उसको शब्द देता है आर्ट क्रिटिक। दुर्भाग्य से अभी स्थिति थोड़ी नाजुक है, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, पर हर कलाकार के साथ आर्ट क्रिटिक है। वो उसको मार्ग दिखाता है, उसके इनर में झांक करके उसको भाषा देता है और इतिहास में उसका नाम जोड़ता है। तो आर्ट क्रिटिक जो है दिल और दिमाग से सृजनशील होना ही चाहिए और समय को पहचानने वाला भी होना चाहिए। बायस्ड कलाकार और बायस्ड क्रिटिक
सोसाइटी को नुकसान ही करते हैं, लाभ नहीं देते। बहुत अच्छा। बहुत से सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं और विद्यासागर जी से अपनापन है, बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन राजस्थान फोरम की अपनी समय की प्रतिबद्धता है, खुद के साथ भी और होटल के साथ भी तो इसलिए नहीं चाहते हुए भी इसको यहीं विराम देना पड़ रहा है। और गुणी विद्यासागर जी की इस महफिल में आप सब इतने गुणीजन उपस्थित हुए, इसको देखकर आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जहाँ नज़र दौड़ाओ वहीं एक नामी चेहरा, एक सिद्धहस्त कलाकार यहाँ मौजूद है। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि इतने गुणी किसी गुणीजन की महफिल में इतने गुणीजन आ जाएं, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। आपने अभी रूबरू हुए कि विद्यासागर जी किस तरह से अनगढ़ आकृतियों के चितेरे, उनको अगर अनगढ़ आकृतियों का चितेरा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी विद्यासागर जी ने कहा था कि मैं अपने आप को अमूर्त नहीं मानता, क्योंकि मैं जो गढ़ दिया तो फिर वो अमूर्त कहाँ रहा। तो ये अनगढ़ आकृतियों का चितेरा अगर इनको कहा जाए तो शायद मेरे हिसाब से एक बेहतर शब्द हो सकता है जी। और आप सभी लोग यहाँ पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी औपचारिकताएँ हैं। हमारे फोरम के सदस्य पद्मश्री शाकिर अली जी, पद्मश्री तिलक गिताई साहब, साहित्यकार जाने माने नंद भारद्वाज साहब, जाने मानी ध्रुपद गायिका डॉक्टर मधुभट तेलंग और कथक गुरु डॉक्टर मंजरी किरण महाजनी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ मंच पर पधारें और विद्यासागर जी का अभिनंदन। आप सभी पधारे। ये हमारी राजस्थान फोरम की परंपरा है कि राजस्थान के बाद हमारे फोरम के सदस्य मेरी अपनी राजस्थान फोरम है, इसने मुझे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया। आप सभी ने मेरा सहयोग दिया, इसके लिए मेरे सभी भाई कलाकार बंधु और फोरम के सदस्य का मैं आभारी हूँ। और आपने मुझे प्रेम से सुना, उसके लिए तो मैं सदैव ऋणी रहूँगा। मेरे अपनी महफिल में मुझे आनंद जो आया वो और जगह नहीं आता। सालिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार करना चाहूँगा कि वो हमेशा एक छोटे से नोटिस पर आती हैं, हालांकि वो व्यस्त बहुत हैं, लेकिन राजस्थान फोरम के लिए हमेशा उनके पास समय रहता है जी। ये फोरम की सुंदरता है। राजस्थान विद्यासागर जी भी राजस्थान फोरम के हमारे मेंबर हैं, सालिया गाजी भी हमारे इसकी मेंबर हैं। साले लगाओ इधर आ जाओ।